शाही को साध कर लक्ष्य की ओर बढ़ाएं कदम। सीएम धामी का दिल्ली दौरा, केंद्रीय नेताओं से कर सकते हैं मुलाकात। एमसीडी चुनाव में करेंगे प्रचार, बीजेपी प्रत्याशियों के लिए करेंगे प्रचार। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का बड़ा बयान, कहा पार्टी में घुस आए बीजेपी के स्लीपिंग सेल। बेरोजगारों के लिए खुशखबरी, प्रदेश में जल्द होगी कांस्टेबल की भर्ती, तैयारियों में जुटा महकमा। अंकिता हत्याकांड मामला, देर शाम एसीजेएम कोर्ट पहुंची एसआईटी, दर्ज कराए अंकिता के दोस्त पुष्पदीप के बयान। और उत्तराखंड में सुस्त पड़ा पश्चिमी विक्षोभ, दिसंबर के पहले सप्ताह में हो सकती है बर्फबारी से बढ़ सकती है ठंडक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा। खबर डोईवाला से, जहां पर डोईवाला शुगर मिल से जुड़े तमाम किसानों ने संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले मिल गेट पर प्रदर्शन कर 2 सूत्रीय मांग को लेकर शुगर मिल का उद्घाटन करने पहुंचे गन्ना विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा और वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का विरोध किया। उद्घाटन के बाद कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा और प्रेमचंद अग्रवाल ने किसानों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना और जल्द समाधान का आश्वासन भी दिया। गन्ना मूल्य घोषित करने की मांग को संयुक्त किसान मोर्चा ने की गन्ना विकास मंत्री से मुलाकात कर ज्ञापन भी सौंपा। लेकिन मैं दोबारा फिर कहूंगा, जिस राजा से प्रजा नाराज हो। अरे डीपी सिंह जी का है सर, जरा इसको देखना, इसमें क्या मदद होगी करेंगे। राइट देखिए, समर्थन मूल्य उत्तराखंड का हमेशा एक नियम रहा है। एक हमने प्रोसीजर फॉलो किया कि यूपी के समर्थन मूल्य डिक्लेयर होने के बाद ही उत्तराखंड ने अपने फैसला दिया है। तो जैसे यूपी डिक्लेयर करेगी उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे। पर्ची के साथ हार्ड कॉपी भी मांग रहे किसान। नहीं, देखिए, एक तरफ हम मॉडर्नाइजेशन की बात कर रहे हैं, एक तरफ मिलों को सुदृढ़ीकरण करने की बात कर रहे हैं। और हमने उसको एक कोशिश करी है कि बहुत शिकायतें आती थी पर्ची सिस्टम में, जो मैनुअल पर्ची सिस्टम थी, इसलिए हमने उसको मॉडर्नाइज करके हमने उसको एक पर्ची सिस्टम जो है ऑनलाइन करने की कोशिश करी है। अगर उसमें कोई सुधार करना होगा तो जरूर करेंगे। किसी भी तरीके से वो एक नोशनल उनका था, जो हमारी समझ में आ रहा है, आप लोगों की भी समझ में आ रहा है। कृषकों की जितनी भी समस्याएं थी मिल से संबंधित, वो सारी समस्याओं का हल पहले ही निकाल दिया गया है। इसके बाद में जो कह रहे हैं गन्ना मूल्य का समर्थन, वो तो एक अपनी प्रोसीजर है, उसके हिसाब से पहले यूपी डिक्लेयर करती है, उसके बाद हमारी सरकार डिक्लेयर करती है, वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। एसएमएस पर्ची के साथ हार्ड कॉपी भी चाहते हैं किसान। ये तो माननीय गन्ना मंत्री महोदय जी भी बोल चुके हैं कि इस प्रकार की जो है हार्ड कॉपी से हम सॉफ्ट कॉपी की तरफ बढ़ रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और उससे जिसमें जो बीच में अनियमितताएं होती थी किसी भी प्रकार की, उससे कृषकों को ही दिक्कत होती थी। उनकी समस्याओं के निदान के लिए हम लोगों ने इस प्रकार की व्यवस्था इस बार की है। मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि जल्दी जो हमारी 500 रुपए की मांग जो हमने की है, 2 मुद्दों पर हमने ज्ञापन दिया था, वो जल्द हम पूरी करेंगे। और साथ ही साथ जो किसान यहाँ आक्रोशित था कि पहले उद्घाटन होता है, बाद में परंपरा बन गई है, यूपी का होगा तो हम करेंगे, उसके विरोध में हमने धरना प्रदर्शन दिया था। खबर नैनीताल से, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम रिप्रेजेंटेशन प्रोसीजर रेगुलेशन 2022 व 2012 की आरक्षित नियमावली को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की है। मामले को सुनने के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार के साथ ही उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से 4 सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 14 जनवरी 2023 की तिथि तय की है। आपको बता दें कि शादाब खान व अन्य ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए कानून के मुताबिक आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार ने यदि मानकों में छूट के साथ किसी पद के लिए आवेदन करता है तो उसे केवल आरक्षित वर्ग में ही चुना जाए, न कि अनारक्षित पद में उसका चयन किया जाए, भले ही वह अनारक्षित उम्मीदवार से अधिक मेधावी ही क्यों न हो। उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपने 2012 और 2022 के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं, उसमें ये मेंशन किया है कि अगर रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट फॉर्म भरता है
और वो रिलैक्स स्टैंडर्ड्स के साथ अपीयर होता है एग्जाम में, वो उसके बावजूद भी उसको अनरिजर्व सीट में कंसीडर किया जाएगा। खबर मंगलोर से, जहां पर प्रदेश सरकार द्वारा एमएसपी बकाया गन्ना भुगतान व गन्ना मूल्य घोषित किए जाने की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन 26 नवंबर को किसानों के साथ देहरादून में महापंचायत करने की तैयारी में जुटी हुई है, जिसके लिए किसान गांव-गांव जाकर किसानों से वार्ता कर रहे हैं। दरअसल उत्तराखंड में पेराई सत्र शुरू हो चुका है। किसान अपना गन्ना शुगर मिलों में डाल रहे हैं, लेकिन अभी तक प्रदेश सरकार ने गन्ना मूल्य घोषित नहीं किया है, जबकि पंजाब व हरियाणा में गन्ना का मूल्य घोषित कर दिया गया है। सरकार पर किसानों का शोषण किए जाने का आरोप लगाते हुए देहरादून में भारतीय किसान यूनियन महापंचायत करने जा रही है, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत भी इस महापंचायत में शिरकत करेंगे और गवर्नर से मिलकर किसान के प्रति सरकार के गोलमोल रवैये के खिलाफ ज्ञापन देंगे। एक बड़ी पंचायत है किसान यूनियन की। ये पंचायत दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर की तर्ज पर, चूंकि 26 नवंबर को हमने दिल्ली घेरी थी और अभी कुछ काम में बकाया है। एसएमपी का जो बकाया राजस्थान सरकार ने कर दिया, तो उत्तराखंड सरकार क्यों नहीं कर रही भाई बतावा? राजस्थान में तो भारत में ही है, तो इन्हें करना कुछ नहीं ना, इन्हें जुमले पिलाने जनता को, जुमले भुक्की मार जनता नंगी कर दी बिल्कुल। हमारे गन्ने का भुगतान का सारे जो गन्ने का रेट उत्तराखंड में सबसे ज्यादा रहा करता, आज हरियाणा पंजाब में 3 दोस्ती इनकी सरकार बोल ही नहीं रही, तो 400 रुपये कम से कम होना चाहिए। वैसे महंगाई का हिसाब देखो 700 रुपये कुंटल गन्ने का रेट होना चाहिए। अब इन्होंने अपनी तनख्वाह तो एकदम दुगनी कर ली और किसान को छोड़ दिया नंगा। खबरों में बात करेंगे देहरादून की, जहां से खबर मिल रही है। आपको बता दें 10 दिसंबर को होगी आईमा की पासिंग आउट परेड। पासिंग आउट परेड की अंतिम रिहर्सल शुरू। आईएमए से अभी तक 64,145 5 साल 3 कैरेट अपने देश की सेवाओं। पासिंग आउट परेड की अंतिम रिहर्सल शुरू। आईएमए से अभी तक 64,145 जेंटलमैन कैडेट्स हुए पास आउट। 5 साल 3 कैरेट अपने देश की सेनाओं का कर रहे हिस्सा। 34 मित्र राष्ट्रों के भी 2,813 जेंटलमैन कैडेट्स। खबर देहरादून से, जहां पर 10 दिसंबर को होगी आईएमए की पासिंग आउट परेड। पासिंग आउट से परेड की अंतिम रिहर्सल शुरू। आईएमए से अभी तक 64,145 जेंटलमैन कैडेट्स हुए पास आउट। 5 साल 3 कैरेट अपने देश की सेनाओं का रहे हिस्सा। पासिंग आउट परेड की अंतिम रिहर्सल शुरू। आईएमए से अभी तक 64,145 जेंटलमैन कैडेट्स हुए पास आउट। इस खबर पर हमारे साथ हमारे उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, अगर बात किया है तो 10 दिसंबर को आईएमए पासिंग जो परेड है उसकी रिहर्सल शुरू हो चुकी है, क्या कुछ रिहर्सल को लेकर तैयारियां? बिल्कुल कपिल, देखिए साल में 2 बार जो है ये यहाँ पर पासिंग आउट परेड होती है आईएमए, यानी कि इंडियन मिलिट्री अकेडमी, जहाँ पर देश और विदेश से तमाम जो देशों के जो कैंडिडेट है वो यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आते हैं। और ये अब 10 दिसंबर को जो है आईएमए पासिंग आउट परेड की जो है परेड की जाएगी। और पासिंग आउट परेड की जो अंतिम रिहर्सल है वो इस समय चल रही है, वो शुरू हो चुकी है। और अब तक का रिकॉर्ड अगर हम देखें तो आईएमए में अभी तक जो है 64,000 से भी ज्यादा जेंटलमैन कैडेट्स जो है वो पास हो चुके हैं। और ये हर बार जो है अन्य मित्र देशों से भी यहाँ पर कैंडिडेट्स जो है यहाँ पर आते हैं ट्रेनिंग के लिए, और यहाँ से जो है अपने अपने देशों में जो है अफसर शाही के तौर पर वो यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद जाते हैं। तो अब कहा जा सकता है कि 10 दिसंबर को जो है आईएमए की पासिंग आउट परेड है, और इस बार भी बड़ी संख्या में जो है पासिंग आउट परेड में जेंटलमैन कैडेट्स जो है वो जो है अपना भविष्य जो है वो तय करेंगे। और उसके बाद जो है वो अपने अपने जो है गणतंत्र के और जो है वो निकल जाएंगे। तो कहा जा सकता है कि 34 मित्र राष्ट्रीय जो मित्र हैं, जो यानी कि जो अन्य देश है उसके
जेंटलमैन क्रेडिट जो है अभी तक यहाँ से जो अगर बात करें तो लगभग 2008 से 13 जेंटलमैन जो है वो क्रेडिट यहाँ से पास हो चुके हैं। और अब ये एक बड़ा दिन होता है, एक ऐतिहासिक दिन होता है जब यहाँ से कोई भी कैंडिडेट जो है माफ कीजिएगा कि वो जब यहाँ से पासिंग आउट परेड के बाद जो है वो अफसर बनकर के जो है वो अपने देश की सेवा के लिए निकलता है। तो कहा जा सकता है कि 10 दिसंबर को जो है पासिंग आउट परेड है और बड़ी संख्या में यहाँ से जो है कैंडिडेट जो है वो पास होकर के निकल जाएंगे अपने देश की सेवा के लिए। जी राजेश, बात की जाए तो इस बार के रिहर्सल को लेकर, परेड को लेकर किन किन देशों का प्रतिनिधित्व यहाँ पर पहुंचा हुआ है देहरादून? देखिए, अभी तक देखा गया है तो चीन, भूटान, बांग्लादेश, ये अमेरिका जैसे बड़े जो है देश है जहाँ के कैंडिडेट यहाँ पर आते हैं और ट्रेनिंग लेते हैं। देखिए, आईएमए सबसे बड़ी जो है संस्था है यहाँ पर, जो जवानों को जो है यहाँ पर ट्रेनिंग देती है। तो इंडिया की जो सबसे बड़ी कहा जा सकता है कि जिससे गर्व है हिंदुस्तान को, जिसके कैंडिडेट जो है यहाँ से जब निकल करके जाते हैं वो इतने अनुभवी होते हैं, जो यहाँ पर ट्रेनिंग मिलती है वो शायद किसी देश में नहीं मिल पाती। और यही कारण है कि बाहर के अन्य जो पड़ोसी देश हैं उसके भी जो है कैंडिडेट जो है वो इस परेड में शामिल होते हैं। और यहाँ से एक अपने आप को जो है बढ़िया अफसर कहा जाए, बढ़िया ट्रेनिंग कहा जाए, तो उसका हिस्सा बनकर के वो यहाँ से निकलते हैं। और यहाँ से बड़ी संख्या में देश के अलावा भी अगर हम अपने भारत की भी बात करें तो तमाम कैंडिडेट जो है यहाँ से निकलते हैं, चाहे वो किसी भी सीमा पर इस समय तैनात हो। लेकिन कहा जा सकता है कि बड़ा जो है कार्यक्रम जो है वो ये रहता है और साल में 2 बार ये ड्यूटी होती है आईएमए पासिंग आउट परेड। और जिसमें अब जो ये डिसाइड हुआ है कि 10 दिसंबर को आईएमए पासिंग परेड जो है वो देहरादून। चलिए राजेश जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें, आईएमए में 10 दिसंबर से परेड की रिहर्सल शुरू होने जा रही है, जिसमें तमाम जो देशों के कैडेट्स हैं वह यहाँ पर हिस्सा लेंगे। खबरों में बात करेंगे देहरादून की, जहां से खबर मिल रही है। आपको बता दें, मानव वन्य जीव संघर्ष को रोकने के लिए हाई कोर्ट के निर्देश। हाई कोर्ट ने सरकार से किया जवाब तलब। सरकार बताए मानव वन्य जीव संघर्ष को रोकने के लिए क्या कुछ किया। 2 सप्ताह के भीतर कमेटी गठित करने के निर्देश। 2 सप्ताह के भीतर कमेटी गठित करने के निर्देश यहां पर हाई कोर्ट ने दिए हैं सरकार को। प्रभावित क्षेत्र के लोगों को शामिल करने के निर्देश। 2020 में तेंदुए के हमले में 30 मारे और 25 घायल हुए थे। पलायन आयोग की रिपोर्ट में पलायन का कारण वन्य जीव संघर्ष। खबर जहां पर मानव वन्य जीव संघर्ष को रोकने के लिए हाई कोर्ट ने निर्देश जारी किए हैं राज्य सरकार को। हाई कोर्ट ने सरकार से जवाब तलब किया है पूरे मसले को लेकर। सरकार बताए मानव वन्य जीव संघर्ष रोकने के लिए क्या कुछ प्रयास किए गए। तो बता दें, प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को शामिल करने के निर्देश यहां पर दिए गए हैं और हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से यहां पर सवाल जवाब तलब किए हैं। 2020 में तेंदुए के हमले से यहां पर कई लोगों की मौत और कई लोग के घायल होने की खबर थी। पलायन आयोग की रिपोर्ट में पलायन का कारण वन्य जीव संघर्ष बताया गया, जिसको लेकर अब हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से सवाल जवाब तलब किए हैं। तो आपको बता दें, यहां पर हाई कोर्ट ने सरकार से जवाब पेश करने को कहा है। सरकार बताए कि मानव वन्य जीव संघर्ष के लिए क्या कुछ अब तक कदम उठाए गए हैं। 2 सप्ताह के भीतर कमेटी गठित करने के निर्देश दिए गए हैं। 2 सप्ताह के भीतर यहां पर रिपोर्ट तैयार करेगी जो कमेटी गठित की जाएगी और उस रिपोर्ट के आधार पर यहां पर सरकार ने अब तक क्या कुछ किया है मानव और वन्य जीव संघर्ष को लेकर, उन उपायों को यहां पर बताना होगा। इस खबर पर हमारे साथ हमारे देहरादून से संवाददाता कामता पाल जुड़ गए हैं। कामता, अगर बात किया तो यहां पर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए सवाल जवाब किया है कि वन्य जीव और मानव संघर्ष को लेकर क्या कुछ अब तक राज्य सरकार ने किया है। साथ ही कमेटी गठित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। क्या कुछ जानकारी?
जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि वन्य जीव और मानव को लेकर यहाँ लगातार संघर्ष देखने को आया। ये देखने में आया कि जो तेंदुए हैं वो अक्सर आबादी वाले क्षेत्र में आ जाते हैं और जो ग्रामीणों पर और वहाँ के काश्तकारों पर हमला बोल देते हैं। इसको लेकर समाज सेवी अन्नू पंत ने एक जनहित याचिका यहाँ पे दायर की गई थी, जिसपे सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि जो यहाँ पे मानव और वन्य जीवों के बीच का संघर्ष है, उस पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। इसको लेकर कोर्ट ने जो अपने यहाँ पे निर्देश दिए, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि सीसीएफ की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की जाए जो विशेषज्ञों की राय देगी कि इनके संघर्ष को, जंगली जानवरों के और जो मानव हैं उनके संघर्ष को कैसे कम किया जा सकता है। तो इसको लेकर जो कमेटी यहाँ गठित की जाएगी वो प्रत्येक 2 सप्ताह में विशेषज्ञों की राय देगी और उसकी रिपोर्ट जो है वो उच्च न्यायालय में सौंपी गई। चलिए कांता, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, राज्य सरकार से हाई कोर्ट ने तलब किया है कि वन्य जीव और मानव संघर्ष को लेकर क्या कुछ उन्होंने अब तक किया है। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए के न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होनी चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। अब जनता बोलेगी, सारी पोल खोलेगी। देखेंगे आपके वार्ड का विकास। क्या समस्याओं से मिली निजात? पब्लिक की पूरी हुई आस, मिस्टर पार्षद फेल हुए या पास? के न्यूज इंडिया पर देखिए वार्ड अदालत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। खबर देहरादून से, जहां पर आपको बता दें राज्यपाल जनरल गुरमीत सिंह ने किया उद्घाटन। कल समापन में महाराष्ट्र के राज्यपाल होंगे शामिल। मुख्य अतिथि के रूप में सेमिनार में करेंगे प्रतिभाग। भारतीय नारीत्व प्रदेश के विचारक कार्यक्रम। देहरादून से खबर, जहां पर भारतीय नारीत्व प्रदेश के विचारक कार्यक्रम। दून यूनिवर्सिटी में चल रहा है कार्यक्रम। दून विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार उद्घाटन। 25 से 26 नवंबर तक चलेगा सेमिनार। राज्यपाल जनरल गुरमीत सिंह ने किया उद्घाटन। कल समापन में महाराष्ट्र के राज्यपाल होंगे शामिल। सीधा चलेंगे उत्तर प्रदेश के अलीगढ़, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। चलिए सुन लेते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री आवास योजना हो या मुख्यमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना के रसोई गैस के कनेक्शन हो या फिर घर में सौभाग्य योजना के अंतर्गत दी जाने वाले विद्युत के फ्री में कनेक्शन की सुविधा, आयुष्मान भारत का कार्ड हो या स्ट्रीट वेंडर को ब्याज फ्री लोन की सुविधा, पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत, स्वामित्व योजना के अंतर्गत जहां पे घर है उस गांव में उस जमीन का मालिकाना अधिकार भी देने का कार्य कोई कर रहा है जो डबल इंजन की सरकार कर रही है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आज आप सभी प्रबुद्ध जनों से यही अपील करने के लिए आया हूं। आपने परिवर्तन की बाहर डबल इंजन की सरकार को देखा है,
और जब स्थानीय निकाय की संस्थाओं में भी डबल इंजन की सरकार से जुड़ी हुई ही स्थानीय सरकार आएगी भाइयों बहनों, तो ये परिवर्तन जनता की बुनियादी सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए जाती है। खास तौर पर सड़क है, बिजली है, स्वच्छता का है, स्ट्रीट लाइट का है। आज आप देख रहे होंगे 2017 के पहले जितनी भी स्ट्रीट लाइट होती थी बेतरतीब हेलोजन लगे रहते थे, कभी चल रहा है कभी नहीं चल रहा है। आज आप जाइए किसी भी महानगर के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, पिछली सरकारों ने तो बिजली देनी बंद कर दी थी, इसलिए उनके लिए स्ट्रीट लाइट का कोई महत्व ही नहीं था, क्योंकि जब बिजली नहीं आएगी तो लाइट जलेगी कैसे। वे बिजली नहीं देते थे, लाइट जलती नहीं थी, इसलिए उनको पता ही नहीं था कि ये सब एक जैसी लाइट लग जाएगी तो इसका प्रभाव होगा। लेकिन भाइयों बहनों, आज आपने देखा होगा एलईडी स्ट्रीट लाइट एक जैसी कलर की, दुधिया कलर की आपको पूरे महानगर के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। और अब केवल बड़े बड़े महानगर ही नहीं, छोटे छोटे नगरों में भी और गांवों में भी एलईडी स्ट्रीट लाइट दिखाई दे रही है। इसकी सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें न केंद्र को पैसा देना पड़ा, न राज्य को पैसा देना पड़ा, न स्थानीय निकाय की संस्था को पैसा देना पड़ा। ये बिजली की जो बचत हुई हेलोजन से, उस पैसे से, बचत पैसे से ये लाइट लगी हुई है। यानी आम के आम और गुठली के भी दाम। यही है, हम पैसे बचत भी करते हैं, जनता को बेहतर सुविधा भी देते हैं। और यही तो कार्य है जो स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत हम नगरीय क्षेत्रों में एलईडी स्ट्रीट लाइट के माध्यम से जो कार्य हुआ। पटरी व्यवसायियों को कोई पूछता ही नहीं था। पहली बार पीएम स्वनिधि बनी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर 1 करोड़ से अधिक पटरी व्यवसायियों के हितों के लिए पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत ब्याज फ्री लोन की सुविधा दी और डिजिटल पेमेंट के साथ उन्हें जोड़ करके उनके जीवन को बेहतर बनाने का कार्य किया। कोई सोचता था गरीबों के लिए आवास मिलेगा? अब तक हम उत्तर प्रदेश में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में 45 लाख गरीबों को आवास उपलब्ध करा चुके हैं। 2 करोड़ 70 लाख गरीबों को शौचालय उपलब्ध करवा चुके हैं। और भाइयों बहनों, अभी आपने कल परसों पढ़ा होगा 8,62,000 से अधिक आवास फिर से आ गए हैं, जिसे हम गरीबों को वितरण करने जा रहे हैं। यानी हर गरीब को सिर ढकने के लिए छत उपलब्ध कराने का पुख्ता व्यवस्था ये भी किया गया है। 2 करोड़ युवाओं के लिए स्मार्टफोन और टैबलेट उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। ये नौजवानों को उत्तर प्रदेश के जो सिटी ही स्मार्ट नहीं होगी, हमारा युवा भी स्मार्ट होगा। और उस युवा स्मार्ट नौजवान के लिए टैबलेट और स्मार्टफोन की व्यवस्था के साथ साथ उसके कैरियर काउंसलिंग के लिए भी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था हर एक जनपद के अंदर फ्री में। और इस बार तो अभ्युदय कोचिंग में उत्तर प्रदेश पीसीएस की जो परीक्षा संपन्न हुई, उसमें 43 नौजवान केवल अभ्युदय कोचिंग में जिन्होंने कोचिंग की थी, वहां से वो उनका सिलेक्शन हो गया। तो बता दें, अलीगढ़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता को संबोधित कर रहे थे, जहां पर उन्होंने अपने सरकार की और पिछली सरकार की खामियों की तुलना करते हुए कहीं न कहीं अपनी सरकार की यहां पर खूबियां बताई। फिलहाल की खबरों में इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का